पर ये 1995 से 90s के दशक से इस पे एक बहुत बड़ी एक ये बहस चलती आ रही है कि अरावलीज में माइनिंग कैसे होगी, कि इस बैरियर को किसी तरीके से भी डैमेज किया जाता है तो वाटर रिचार्ज में, वाटर लेवल्स में एक फर्क आएगा, बहुत मेजर फर्क। हमने ये देखा है टी.एन. गोदावरम और एम.सी. मेहता जैसे लैंडमार्क केसेस में सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूइंग मेंडेमस के जरिए अरावलीज को प्रोटेक्ट करती आ रही है। इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग एज वेल। ये तो एक सिर्फ एक जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है ये है, इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी है। इनमें कहीं भी कोई स्कोप नहीं है कि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाए या फिर उसमें कोई किसी तरह की कोई माइनिंग की जाए। What is so critical about Aravallis that it requires constant oversight of the highest court. ये सब चीजें इसीलिए लेके आई जा रही हैं बार बार कि एक जो इतनी लंबी एक श्रृंखला है ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर की, कि इसका प्रोटेक्शन हो सके, किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, जो कल को हमारी फ्यूचर जनरेशंस के पास इस तरीके से ये चीजें ना रहे। नॉर्थ इंडिया इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय सो मच बाय दिस बैरियर व्हिच इज अ नेचुरल बैरियर, ऑलमोस्ट 600-500 किलोमीटर्स रेंज। अगर आज ये नष्ट हो गई तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। अब ये जो इंटरप्रिटेशन दी गई है, फॉरेस्ट एरियाज में कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कोई माइनिंग एक्टिविटी कहीं भी नहीं हो सकती। And if the law is so clear, why does the debate persist? Courts have not accepted the definition of minor minerals that you would be permitted to do anything under the garb of minor minerals. उनका पूरा कंसंट्रेशन तो सिर्फ एक ही तरफ है जो कि माइनर मिनरल्स है। देखिए उनका कंसंट्रेशन उस तरफ है भी और होगा भी। They have reached their optimum. तो आप और कंस्ट्रक्शन करेंगे at what cost? So कि अगर आप माइन कर भी रहे हैं बहुत लिमिटेड तरीके से, उस तरीके से कि वो फ्यूचर के लिए चीजें बिल्कुल हमेशा खत्म ना हो जाए। सोचिए एक ऐसे नेचुरल बैरियर के बारे में जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक पहुंचने से रोकता है। वो नेचुरल बैरियर है अरावली हिल्स। पिछले कई दशकों से माइनिंग और रियल एस्टेट इस नेचुरल बैरियर यानी इस दीवार को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। ये पहाड़ियाँ सिर्फ एक दीवार ही नहीं, बल्कि ये ज़मीन के नीचे वाले पानी को रिचार्ज करने का एक बहुत ज़रूरी जरिया भी है। इतनी अहमियत होने के बावजूद आज एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कोर्ट और सरकार एक मुश्किल सवाल से जूझ रहे हैं। आखिर ज़्यादा कीमती क्या है, इन पहाड़ियों के अंदर छिपे मिनरल्स या फिर खुद ये पहाड़ियाँ? इस टॉपिक पर लीगल डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धनंजय जैन जी। धनंजय जैन जी AOR हैं, सुप्रीम कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, कई पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स पर लिटिगेट भी करते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस विषय के बारे में धनंजय जैन जी से। धनंजय जी, वेलकम टू द शो। धनंजय जी, बिफोर वी डाइव इनटू द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट जजमेंट, shall we go on to discuss what are the statutory framework that protects the Aravallis? हमारे पास में आज की डेट में कौन सी ऐसे अधिनियम या फिर ऐसी अधिसूचनाएं हैं जो अरावली को सुरक्षित करती हैं? देखिए अरावली जो एक इशू है वो बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम बहुत न्यूज़ में भी है, आप सब देख ही रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स ऐसे आए हैं, रिपीटेड ऑर्डर्स आए हैं, जिनकी वजह से इट हैज़ अगेन कम इनटू द लाइमलाइट। और जो एक बड़ा नेचर है अरावली का, वो खुद में एक इतना लाइफ सेविंग नेचर है, जिसकी वजह से जो हमारी जनरेशन्स हैं और जो हमारी हेल्थ कंसर्न्स हैं, दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बिकॉज ऑफ द अरावलीज। और इसके ऊपर ये 1995 से 90s के दशक से इस पे एक बहुत बड़ी एक ये बहस चलती आ रही है कि अरावलीज में माइनिंग कैसे होगी, क्या उनका किस तरीके से होंगी, कितनी रोकें लगेंगी। उस पर कोर्ट्स का बड़ा एक बड़ा स्टर्न व्यू है। कोर्ट्स ने इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया हुआ है। इसमें जो एक्ट्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट एक्ट है 1986 का, एक फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का, उसके बाद 2006 की नोटिफिकेशंस हैं। तो इस पे कानून है, जैसे पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट है 1900 का, जो हरियाणा स्टेट का है। सो देयर आर सो मेनी लॉज विच आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर इशू। अगर हम सिर्फ अरावली की बात करें तो ये सारे कानून हैं जो कि अरावली को मद्देनजर रखते हुए जो इनके ऊपर इनका एक इम्पैक्ट है। सो धनंजय जी, आप ये कह रहे हैं कि वी हैव मोर देन 3 शील्ड legal framework that protects Aravali. It is not only in terms of the tier system or layers, I would say it has a constitutional backing as well. ये तो एक सिर्फ एक कानून का एक जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है ये है। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी है, जो हमारा आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज़ वन ऑफ द मेजर फंडामेंटल राइट्स। उसमें एक राइट टू लाइफ का जो हमारा प्रोविजन है, जो आर्टिकल है, उसके तहत राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू बेटर लाइफ और एक
साफ हवा, साफ पानी, साफ एनवायरनमेंट, ये एक राइट टू लाइफ सुप्रीम कोर्ट और हर कोर्ट ये मानती आई है कि एक बहुत बड़ा एक जिसकी वजह से आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन ज़रूरी है। दूसरा साथ ही ये 1976 के दौरान से ही एक अमेंडमेंट आई थी, 42nd अमेंडमेंट। मैं कानून की थोड़ी सी आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 42nd अमेंडमेंट की वजह से ये एक फंडामेंटल राइट्स के अलावा फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंक्लूडेड in terms of 51A, Article 51AG, जहाँ पे fundamental duty of a citizen has been recognized by the Constitution, and also under the directive principle state policy, जहाँ पे 48A जो insert किया गया है by way of 42nd Amendment, उसमें भी एक मतलब सरकारों के ऊपर ये एक हिदायत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जब आप कोई भी कानून बनाएंगे तो यू विल बी गाइडेड बाय दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कि आपको इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखना है। तो सिर्फ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी है जहाँ पे ये सब चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं। और हाँ, इन्हीं के चलते सारा जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है इट्स रिवॉल्व्स अराउंड दीज एस्पेक्ट्स। जी, कुछ ऐसी अधिसूचनाएं भी हैं हमारे पास में टुगेदर विद सम एक्ट्स, जैसे PLPA है हमारे पास में 1900, तो वो क्या स्पेसिफिकली कुछ कहता है, कुछ नोटिफिकेशंस हैं उसमें कि जिससे पता लगता है कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है? देखिए, फॉरेस्ट की डेफिनेशंस जो मतलब जैसे PLPA जो 1900 का एक्ट है उसके तहत कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो स्टेट नोटिफिकेशंस हैं, और उसके अलावा जो 2006 की नोटिफिकेशन है विच इज़ वन ऑफ द मेजर लैंडमार्क नोटिफिकेशंस विच इज़ बाय एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2006। तो इन सब के ये नोटिफिकेशंस हैं जिनमें डेफिनेशंस दी गई हैं, फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया है कोर्ट्स ने फॉरेस्ट एक्ट के तहत, और उन्होंने खाली फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन उसमें उन एक्ट्स में दी गई है उसको नहीं माना है, बल्कि जो उनको हर चीज़ को क्लासिफाई किया है फॉरेस्ट विच इज़ नॉट इवन क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट इन द डेफिनेशंस। तो धनंजय जी, PLPA में जो है वो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 स्पेसिफिकली फॉरेस्ट के बारे में कुछ कहता है। कुछ एरियाज़ हैं जो जिन्हें एक स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहकर एक्नॉलेज किया गया है, जहाँ पर शायद हम कंस्ट्रक्शन जैसे एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली फॉरेस्ट, अब ये जो इंटरप्रिटेशन दी गई है, फॉरेस्ट एरियाज में कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कोई माइनिंग एक्टिविटी कहीं भी नहीं हो सकती। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉरेस्ट की इंटरप्रिटेशन दी है जिसके बेसिस पे आगे सब चीज़ें चल रही हैं, इनमें कहीं भी कोई स्कोप नहीं है कि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाए या फिर उसमें कोई किसी तरह की कोई माइनिंग की जाए। धनंजय जी, अरावली नोटिफिकेशन 1992 जिसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने स्पेसिफिकली नोटिफाई किया है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दिस अप्लाइज टू दी स्टेट्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जो स्टेट्स इससे कंसर्न है उनके बारे में नोटिफिकेशन आया है जहाँ पे एक फॉरेस्ट के इम्पैक्ट को और इन चीज़ों को दोबारा से डिफाइन किया है। स्पेसिफिकली आई थिंक गुड़गांव एंड नूब रेंज, इन रेंजेस में मतलब इनको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए ये नोटिफिकेशंस लाए गए हैं अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ओनली। सो ये सब चीज़ें इसीलिए लेके आई जा रही हैं बार बार कि एक जो इतनी लंबी एक श्रृंखला है, पहाड़ श्रृंखला है ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर की, कि इसका प्रोटेक्शन हो सके, किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, जो कल को हम हमारे पास, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के पास किसी तरीके से ये चीज़ें ना रहें। जी बिल्कुल, हमने ये देखा है TN गोदावरम और MC मेहता जैसे लैंडमार्क केसेस में सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूइंग मैंडेमस के जरिए अरावलीज को प्रोटेक्ट करती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज किया है कि ये रेंज जो है वो डिजर्टिफिकेशन को रोकने का एक बहुत बड़ा काम करती है, एक नेचुरल बैरियर है और एक क्रूशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है। तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट्स इस इकोसिस्टम को इतना इंडिस्पेंसिबल क्यों मानती है? एंड व्हाट इज सो क्रिटिकल अबाउट अरावलीज दैट इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ओवरसाइट ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट? देखिए, बाय इट्स वेरी नेचर, जो मतलब अगर मैं बिल्कुल एज अ लेमैन सिंपल टर्म्स में बात करें, हम दिल्ली में रहते हैं, द नॉर्थ इंडिया इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय सो मच बाय दिस बैरियर विच इज़ अ नेचुरल बैरियर ऑफ ऑलमोस्ट स्पैनिंग थ्रू अ 600-500 किलोमीटर्स रेंज। अगर इसका इम्पैक्ट किसी भी तरीके से कम होता है तो नॉर्थ इंडिया का जो डेजर्टिफिकेशन है, जो राजस्थान से बढ़ के दिल्ली तक आता है, अगर ये बैरियर ना हो, ये नेचुरल बैरियर ना हो, जैसे नॉर्थ में हिमालय है, तो जो सर्दी रोकते हैं हिमालय और जो चीज़ें एक नेचुरल बैरियर देते हैं, उसी तरीके से अरावलीज का अपना एक बहुत क्रूशल रोल है। और कोर्ट्स ये बिल्कुल मानती हैं कि अगर इन चीज़ों को हमने ओपन छोड़ा कहीं माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये एक तरीके से अगर आज ये नष्ट हो गई
तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। जी बिल्कुल। तो उस सूरत में कोर्ट्स का एक कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही है, जो कि पिछले ऑलमोस्ट 3 दशक से इस इशू के ऊपर सब देख ही रहे हैं, एक्टिवली कोर्ट्स को फॉलो कर रही हैं। एनवायरमेंटलिस्ट इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं जी। तो उनके चलते ये जो माइनिंग के जितने इश्यूज हैं ये बिल्कुल क्लोज कोर्ट की बहुत ही कड़ी निगरानी में है। और इसीलिए है क्योंकि जो जैसे कहा कि वाटर रिचार्ज अगर मान लीजिए इनकी इस बैरियर को किसी तरीके से भी डैमेज किया जाता है तो वाटर रिचार्ज में वाटर लेवल्स में एक फ़र्क आएगा, बहुत मेजर फ़र्क। डिजर्टिफिकेशन जो थार डिजर्ट है उसका जो राजस्थान में, क्योंकि ये जो श्रृंखला है ये मैक्सिमम राजस्थान में है, जो प्रोटेक्ट करती है पूरा नॉर्थ इंडिया। जो ईस्ट में जो डिजर्ट्स बढ़ रहे हैं उनको रोकने का सबसे बड़ा काम इसी अरावली रेंज का है। तो इसलिए कोर्ट्स की एक जैसे कहते हैं एक प्रिकॉशनरी कॉन्सेप्ट है कि हम इसको टेस्ट ना करें कि इसका रीज़न और रिएक्शन क्या होगा कल को, इसको आज ही रोका जाए कि कोई भी गलत इम्पैक्ट इसको डैमेज करने से जो आएगा जिसको हम नहीं जानते, साइंटिफिकली हम उसको आज इस्टेब्लिश नहीं कर सकते पर दिखता है कि वो होगा ही, तो इसको आज ही रोका जाए। जी, and you think irreversibility could be another point to be included in here because courts एक तरफ से they are using continuing mandamus because they understand the damage is real। और फिर अगर माइनिंग को if the hills are mined away then they cannot grow back, isn't it? So the damage is severe, so the courts need to act proactively to stop the damage rather than punishing it later. See, that is exactly what is being done by the courts। Yes. जो अगर आपने देखा अभी हाल ही में नवंबर से दिसंबर तक थोड़ा सा जैसे ही एक लोगों को लगा कि किसी भी कहीं एक एम्बिग्यूटी है किसी कोर्ट के ऑर्डर में, एक पब्लिक आउटक्राई था, इमीडिएटली कोर्ट ने उसको माना कि ठीक है हम अभी इन चीज़ों को अभी फ़ौरन रोकते हैं, क्योंकि जो डैमेज अगर इरिवर्सिबल है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेज में एक बड़ा नेचुरल होता है, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रिप्लेनिशेबल, ये खत्म हो जाएगा। अगर एक बार इसमें एक पहाड़ टूट गया, अगर आपने उस रेंज को तोड़ दिया, उसमें कहीं ब्रेक आ गया, इट इज़ इरिवर्सिबल, इट कैन नॉट बी, आप कितना भी चाहें उसको ग्रीन वॉल के तरीके से जो भी चल रहा था कि आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, बट द natural landform cannot be restored once it is damaged. So that is the intention of the courts. Courts are very minutely scrutinizing everything, that it should not get damaged in a manner. So courts ने एक वो कहा है कि this has to be a sustainable mining. Yes. So कि अगर आप माइन कर भी रहे हैं बहुत लिमिटेड तरीके से, उस तरीके से कि वो फ्यूचर के लिए चीज़ें बिल्कुल हमेशा ख़त्म ना हो जाए। And they also have a fractured rock system that works as a sponge, which is very necessary, for the water by the courts. Yes, for water regeneration, that is very necessary. So courts have recognized the need of recognizing the need of the fact that it is something which is not regeneratable, it is not restorable, so it has to be preserved in its actual shape as it is, subject to sustainable mining. So they are proactively acting to protect this is in fact if you see there are so many, आपने जैसे कहा कि इतने कानून है इसके ऊपर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी है, बावजूद उसके कोर्ट, आप खुद देखें इस चीज़ को कि कोर्ट इसको कितना क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। जो हमारा जो जजमेंट्स हैं, जो MC मेहता और TN गोदावरमन के जजमेंट्स हैं, they are in court since 1995, absolutely, and since 1995 they are continuing till 2025, absolutely, it's almost 3 decades। yes, और कोर्ट्स ही इसको मॉनिटर कर रही हैं। कोर्ट्स इतना ज़्यादा इन पे गवर्नमेंट्स का एक कोई वो आता है, माइनिंग एसोसिएशंस के इसमें पिटिशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, पर कोर्ट्स अपने आप इसका संज्ञान लेते हुए कुछ चीज़ों में इसको बिल्कुल रोके हुए हैं जी। तो कोर्ट्स इन चीज़ों को वैल्यू कर रहा है कि कितना ज़्यादा ये एक इस जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर टाइम्स के लिए कितना ज़रूरी है। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट और एनवायरमेंटलिस्ट ने ये साफ कर दिया है कि ये हिल्स हमारे पर्यावरण के लिए कितनी ज़रूरी हैं, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ये हिल्स बार बार कानूनी मुद्दों में और विवादों में घिरी हैं। ये हिल्स के लीगल स्टेटस और ग्राउंड रियलिटी में इतना अंतर क्यों है? एंड इफ द लॉ इज सो क्लियर, व्हाई डज द डिबेट परसिस्ट? देखिए, ये एक किसी भी सिचुएशन में दो फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स जो उसको बचाना चाहती है, एक फोर्स जो उसको कहती है कि
उसको एक्सप्लॉइट करना यहाँ पे मैं नेगेटिव वे में नहीं कहूँगा, मैं इसका मेरा कहने का पर्पस है कि जो उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जी, इकोलॉजिकल वैल्यू वर्सेस इकोनॉमिकल वैल्यू. सो नाउ दिस इज द टसल बिटवीन द इकोलॉजी एंड द इकोनॉमी. नाउ a balance has to be struck by somebody and that role is being played by the courts. जी. अब associations हैं, mining associations हैं, एक corporates हैं, बहुत लोग हैं जिनके workers हैं वहाँ पे, जो जिनकी दिहाड़ी इनसे निकलती है, जिनका काम इनसे चलता है. तो there are conflicting claims. वर्कर्स को काम चाहिए, माइनिंग में काम होता है जी. उनका एक रीजन साइट किया जाता है कि आप माइनिंग को अलाउ करें, जो कि अभी इन ऑर्डर्स में, फिलहाल के ऑर्डर्स में भी वही साइट किया गया कि आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बैन ना करें. तो कोर्ट्स उन चीज़ों के एक बैलेंस को स्ट्राइक करने की कोशिश हमेशा कर रही हैं जी. पर उसमें ये देखना ज़रूरी है कि बैलेंस में किस तरफ अगर थोड़ा भी टिल्ट हुआ तो नुकसान कहाँ होगा. तो उस नुकसान को समझना और उसके इतने नुआंस्ड चीज़ों को असेस करना, कोर्ट्स को भी बार बार एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं, इसमें बहुत सारी कमेटी बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, फॉरेस्ट सर्वे हुए हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं. पर ये जो एक टसल है ये अनएंडिंग है और ये हमेशा चलता रहेगा. तो किसी को, जो कि एक कोर्ट ही हो सकती है हमारे सिस्टम में, क्योंकि सरकारों का और गवर्नमेंट्स का जिस तरीके से रुख होता है कई बार, तो और इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा इशू है जिसको रोकना सरकारों का जिम्मा है कि जो लाइसेंस से ज़्यादा माइनिंग ना हो, जो परमिशन नहीं है उससे ज़्यादा माइनिंग ना हो. तो कोर्ट्स इन चीज़ों के बारे में बहुत संज्ञान लेती हैं कि आप इलीगल माइनिंग किस तरीके से रोकेंगे, पर अल्टीमेटली रोकेगा कौन? रोकना तो इन्फोर्समेंट सरकार का काम है जी. तो ये सारे कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं जो हमेशा चलते रहेंगे. तो लॉ सीज अरावली as law sees them to protect Aravali's, whereas जो हमारी mining industry है, it just sees them as massive quarry, isn't it? And the gap between the law and the reality is only the minor minerals. Do you agree with me? So I agree with you, but minor minerals have also been a subject matter of very close scrutiny. Yes. Courts have not accepted the definition of minor minerals that you would be permitted to do anything under the garb of minor minerals. So courts have taken, see, this tussle, this entire issue has got to be resolved in a very in a harmonious way. अगर किसी भी लेवल पे एक भी पलड़ा, किसी भी टसल में दो पार्टीज में से अगर एक का भी पलड़ा भारी हुआ तो एक जो लॉस आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा. आप ये भी नहीं कह सकते कि माइनिंग बिल्कुल रोक दी जाए. पर धनंजय जी, माइनिंग बिल्कुल पूरी तरीके से शायद नहीं रोक देनी चाहिए, पर आई थिंक जो माइनिंग इंडस्ट्री है और जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो तो उनका पूरा कंसंट्रेशन तो सिर्फ एक ही तरफ है जो कि माइनर मिनरल्स है. देखिए, उनका कंसंट्रेशन उस तरफ है भी और होगा भी. तो ये हमें किसी भी इस भुलेखे में नहीं रहना चाहिए कि वो किसी भी लेवल पे उस चीज़ को ये कंसिडर करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस का फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रॉफिट. हम उसको मान के चलें कि ये प्रॉफिट ही होगा. उस प्रॉफिट में अगर कोई चीज़ किसी तरीके से एक लार्जर एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, उसके और भी फैसेट्स हैं. हम ये माने कि हर कॉर्पोरेट उसी को फॉलो करेगा, ज़रूरी नहीं है. अगर करता तो ये 30 साल से जुड़े ये जो इश्यूज चल रहे हैं, जो डिबेट चल रही है, ना होती, जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं ना होते. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको चेक भी करना ज़रूरी है. और एक प्रॉफिटेबिलिटी अगर ओवर पावर कर जाएगी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिन माइनर मिनरल्स जिनकी जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, जो इन तरीके से जो इन सब चीज़ों में यूज़ होते हैं, सिर्फ उनको अगर देखा जाएगा और उनकी नीड को ही असेस किया जाएगा और उनको अगर एक कोई खुला लाइसेंस मिल जाएगा तो अभी तक तो अरावली ख़त्म हो चुका होता. पर आपको ऐसा लगता है कि ये फैक्ट को इग्नोर करना आसान रहेगा कि ये एक एक्चुअली माइनिंग इंडस्ट्री के लिए एक कंस्ट्रक्शन बैकबोन की तरह इसको देखा जा रहा है, बिकॉज अरावली इज रिच इन मेनी मिनरल्स? नहीं, पर आपको फिर जो कि बहुत ज़रूरी है दिल्ली को बिल्ड करने के लिए, नोएडा जैसी जगह को बिल्ड करने के लिए. देखिए, मेरा इसमें एक बहुत रिजर्वेशन है इस पूरी बात के लिए. आप अगर कहते हैं कि हमें एक कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो कि हमें अरावली से मिलती हैं, हमें हमारा रॉ मटेरियल वहाँ से मिलता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सस्टेन करता है अरावली की माइनिंग जी. आप उसको कहते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है. इट इज़ नॉट ओनली द ड्वेलिंग नीड ऑफ सिटीजन, एक प्रॉफिट एंगल भी है इसमें जी. उस चीज़ को आप रोकने के लिए आप कहेंगे कि वो एट व्हाट कॉस्ट. अगर हमें आप कंस्ट्रक्शन करनी है एट व्हाट कॉस्ट, क्या पूरा रेगिस्तान बन जाए? अरावली खत्म अगर इस तरीके से चलते तो आज तक तो अरावली खत्म ही होता. 30 साल इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन. अगर आपने परमिट किया
तो डिजर्टिफिकेशन, वाटर लेवल्स, तो लाइफ ही 100 साल की रह जाएगी, 200 साल की रह जाएगी। तो आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन, बिजनेस वेंचर्स ही और कंस्ट्रक्शन दिल्ली में, गुड़गांव में आप देख ही रहे हैं जो ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में जितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जो जैम्स का स्टेटस है, जो एफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है, जो इन्फ्लक्स है, जितना पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन इस जगह पे हो गया है, अब ये सिटीज़ दे हैव रीच्ड देयर ऑप्टिमम। तो आप और कंस्ट्रक्शन करेंगे एट व्हाट कॉस्ट? Dhananjay ji, building on this background now, could we now decode the controversial Supreme Court's judgment from November 2025, जिसके अंदर परिभाषा जो है वो अरावली की वो डिफाइन की गई थी और जिस पर अब स्टे लगा दिया गया है, वो जजमेंट की परिभाषा जिसमें 100 मीटर अरावली के नए नियम बना दिए थे, 100 मीटर ऊंचाई को लेकर। एनवायरमेंटलिस्ट के विरोध करने के बाद वो फैसले पर रोक लगा दी गई। What was so different about the definition of Aravali there? See, this, I'll just take you back, not on the order of November 25, but जी. I'll take you to May 24 order also. Sure. इसमें, because that's a precursor of this order of November 25. जो May 24 का order था, उसमें there was a request made by the amicus in the court that you should stop the existing renewal also and new licenses also. He basically suggested a complete stopping of all the mining activities, which the government obviously said that you cannot have a blanket ban. और जो एसोसिएशन ऑफ माइनर्स, जो माइनिंग एसोसिएशंस के वो थे, उन्होंने भी, उनके अधिवक्ता ने भी कहा कि आप ऐसे करेंगे तो जो लाइवलीहुड वहाँ पे लोग कमा रहे हैं, जो वहाँ पे जिनके काम चलते हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी बहुत दिक्कत आएगी, उनकी जीविका कैसे चलेगी। जी जी जी। तो उसको देखते हुए कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। एग्जिस्टिंग माइनिंग प्रोजेक्ट्स में लेबर्स काम कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो उनको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि आप नए अभी लाइसेंसेस को ना करें, आप एग्जिस्टिंग जो हैं उनके रिन्यूअल्स के लिए आप कर सकते हैं। तो कोर्ट ने उसको माना। नवंबर 25 के ऑर्डर में भी कोर्ट ने इसी बात को आगे कहा है कि 9 मई के जो ऑर्डर है उसमें यही कहा गया है, उसी को कोर्ट ने आगे परस्यू किया। उसमें जो डेफिनेशन एक्सेप्ट करी है, जो कमेटी की जो डेफिनेशन थी अरावली हिल्स को लेके और जो रेंज को लेके, जो 100 मीटर का जो बहुत बड़ा विवाद है कि 100 मीटर की हाइट होनी चाहिए और 500 मीटर का गैप होना चाहिए फॉर डिक्लेयरिंग इट टू बी अ रेंज, उसको लेते हुए अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 29 दिसंबर को, जब इन सारी चीज़ों पे रोक लगा दी कि जो अभी कोई नया लाइसेंस नहीं मिलेगा, जो रिन्यूअल होंगे दैट विल बी ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी, उसके बेसिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ एम्बिग्यूटी है अरावली की डेफिनेशन को लेके, जिसमें अगर आप 100 मीटर की बात करते हैं और 500 मीटर की 2 हिल्स के बीच की गैप की उसकी बात करते हैं जी, इनके अंदर एक वैक्यूम है, हो सकता है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन एक इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे गलत तरीके से हो सकता है जी। तो सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि अभी इसको रोका जाए। धनंजय जी, अपने ही आदेश को वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो दिसंबर 25 का ऑर्डर है उसमें खुद लिखा है कि वो क्यों ले रहे हैं वापस। उसमें लिखा है कि एनवायरमेंटलिस्ट का जो है, जो पेटिशनर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो बहुत सारी एप्लीकेशंस कोर्ट में फाइल हो गई, उसके बाद कोर्ट ने इसी चीज़ का संज्ञान लिया है कि कोर्ट हैज़ बेसिकली कंसिडरिंग द पब्लिक सेंटिमेंट्स ऑल्सो, और एक जो साइंटिफिक रीजंस हैं उनको कंसिडर करते हुए कि अभी साइंटिफिक एक्यूरेसी से ये चीज़ें डेवलप एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं, तो उसलिए कोर्ट ने माना है कि इसको अभी फिलहाल के लिए रोका जाए पूरी तरीके से। तो जो एम्बिग्यूटी थी, जो रिपोर्ट्स में एम्बिग्यूटी हैं, जिनको भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, जिन्होंने उसको चैलेंज किया है, तो कोर्ट ने बोला कि उनको हम एकदम से नहीं मान सकते, उनको एक्सपर्टाई नहीं मान सकते कि ये ठीक है, गलत है, तो इसलिए उनको वेरीफाई होने दिया जाए जी। तो इस पे स्टे लगा दिया गया। हाँ, तो उन परमिशंस को, जो 9 मई की परमिशंस थी और जो दिसंबर 25 का ऑर्डर है, उसमें कोर्ट ने बोला है कि जो 9 मई का ऑर्डर है 2024 का और जो नवंबर 25 का ऑर्डर है, दोनों पे ही कोर्ट ने अभी उसको अबेंस में डाल दिया है जी। तो धनंजय जी, दिस इज नॉट अ न्यू स्ट्रैटेजी, इजंट इट? हम देखते आ रहे हैं कि राजस्थान सरकार 2010 से ही इन हिल्स को डी नोटिफाई करने के लिए बहुत जोर दे रही है, और दूसरी तरफ से हमने ये भी देखा है कि FSI जो है, फॉरेन सर्वे ऑफ इंडिया, वो इस पर ऑब्जेक्ट कर रही है, यहाँ तक कि वो ये रेकमेंड भी कर रही है कि ये 3 डिग्री जो है फॉर्मूला जो इस पर अप्लाई किया जाए, जिससे हम अपने फॉरेस्ट को, ढलानों को और आसपास के एरिया को भी सुरक्षित कर पाएँ। तो क्यों अपने ही फैसले को स्वीकार करने से मना कर दिया गया, जबकि एक्सपर्ट कमेटी ने इसे शुरू से ही रिजेक्ट कर दिया था? ये अब जो नवंबर 25 के ऑर्डर में जो रिपोर्ट का जिक्र हुआ है, उस रिपोर्ट की
दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने यही माना है, जब उसको दोबारा पुनः संज्ञान लेते हुए कहा है कि उसकी रिपोर्ट की जो उसको अभी वेरीफाई करना बाकी है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं रिपोर्ट्स के, अगर इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया जाए उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसको वेरीफाई करना जरूरी है। क्या उसमें कोई लूप होल है, क्या उसमें कोई वैक्यूम है, वो देखना कि क्या इस डेफिनेशन को पूरी तरीके से माना जाना चाहिए, इसको देखते हुए कोर्ट ने रोका है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले धनंजय जी और सीईसी की रिपोर्ट्स में जो हमने बार बार देखा है, वो एक टर्मिनोलॉजी है सस्टेनेबल माइनिंग की, उसको इस्तेमाल किया गया है बार बार रिपोर्ट्स में। तो आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है सच एज सस्टेनेबल माइनिंग? क्योंकि एक बार जब हम हिल्स को काट देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, तो उनको रिस्टोर कैसे किया जा सकता है? तो फिर सस्टेनेबल जैसी टर्मिनोलॉजी कहाँ से एग्जिस्ट करती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल माइनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से बोला है कि आप एक मैनेजमेंट प्लान दीजिए, जिस पे सरकार का जो ऑर्डर में नोटेड है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट प्लान बना के हमें देना है सस्टेनेबल माइनिंग का, वो इतनी जल्दी नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो रेंज है बहुत लंबी है। तो इसके ऊपर करने के लिए इट्स अ हर्क्यूलियन टास्क, अभी एकदम से देना पॉसिबल ना हो शायद। तो ये मैनेजमेंट प्लान तो भी नहीं आया है, ना आता हुआ लग रहा है। But you think it's an oxymoron that has been used, I mean, खनन को जस्टिफाई करने के लिए ये टर्म जो है वो यूज़ की गई है? देखिए, इसका पूरा सही मतलब क्या बनेगा सस्टेनेबल माइनिंग का, कि ऑब्वियसली आप अरावली की श्रृंखला को किसी तरीके से डैमेज ना करें जी। आप जितना उसमें माइनिंग करें वो उस तरीके का हो जो आपकी डिजर्टिफिकेशन में आगे ना एनहांस हो, ना आपकी जो वाटर रीजनरेशन है उसको ना इम्पैक्ट करे, जो आपकी माइनिंग के जो रिजर्व्स हैं, जो जिन चीज़ों को आप लेना चाहते हैं वहाँ से जो मिनरल्स के रिजर्व्स हैं वो ख़त्म ना हो, इतना किया जाए कि उनकी एक रेस्टोरेबिलिटी हो उनकी। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये जो सस्टेनेबल माइनिंग है, उसका सस्टेनेबल माइनिंग ये नहीं हो सकता कि आप पूरा पहाड़ तोड़ दें और उसको क्वेरी करें या फिर उसको माइन करें। दैट इज़ नॉट द इंटेंट। द इंटेंट इज़ दैट समथिंग विच कैन बी रिप्लेनिश्ड, ओनली टू दैट एक्सटेंट इट शुड बी माइंड। तो आपको लगता है ये खनन को सही ठहराने की कोशिश नहीं है? देखिए, इस खनन को सही और गलत की बात नहीं है, बात यह है कि इसमें इलीगल माइनिंग होने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। कोर्ट बार बार बहुत इस चीज़ के लिए बहुत सचेत है कि इलीगल माइनिंग को रोका जाए, इलीगल माइनिंग ना हो, और उसके लिए जो डेफिनेशंस बनती हैं उन डेफिनेशंस में कोई लूप होल ना हो जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो इसीलिए जो अभी दिसंबर में फैसला दिया है कोर्ट ने, वो यही कह के दिया है कि आप इसको अभी रोका जाए, सब चीज़ों को, लेट इट बी वेरीफाइड कि ये इनका इम्पैक्ट क्या होगा, इनकी साइंटिफिक एक्यूरेसी क्या इस्टेब्लिश की जा सकती है जी। तो उन चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने रोका है जी। तो सस्टेनेबल माइनिंग का प्लान तो सरकार ने बोल दिया कि हम दे नहीं सकते, कि मैनेजमेंट प्लान एकदम से सस्टेनेबल माइनिंग के लिए है ही नहीं और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये श्रृंखला इतनी लंबी है कि इसको करते करते बहुत वक्त लगेगा। पर जो माइनिंग के लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं वो उतने ही यूज़ के लिए हों जिनके लिए वो दिए जा रहे हैं, और ये हम प्रिज्यूम करते हैं और ये मानते हैं कि जो सरकारें इन चीज़ों को देंगी उनमें वो कहीं भी किसी भी तौर पे एक्सप्लॉइट नहीं करेगा किसी डेफिनेशन को या फिर किसी लीगल फ्रेमवर्क को, और उतना ही किया जाएगा जिस पर्पस के लिए वो दिया जा रहा है। जी, किसी भी तरीके की कोई मिलावट कुछ मिलावट नहीं होगी। जी, नहीं होगी। तो ये एक हम जिसे कहते हैं प्रिजम्पशन बेस पे चल सकते हैं कि ऐसा ही होगा, और इलीगल माइनिंग तो हो ही रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी देख ही रही है, और सब सरकारों का काम है उसको रोकना, जैसे मैंने शुरू में कहा। तो ये सब चीज़ें, एक दोबारा से बात रिपीट करूंगा मैं अपनी, कि एक बैलेंस तो स्ट्राइक करना पड़ेगा, और सस्टेनेबल माइनिंग ऑक्सीमोरॉन नहीं कहूँगा मैं, विरोधाभास नहीं है। आप उतना माइनिंग कर सकते हैं शायद जितना रिप्लेनिश हो सके, आप उतना, आप जिसको डैमेज ना करें, जो डैमेज आपका परमानेंट नहीं है जी। आप हिल्स को ना डैमेज करें, आप उस श्रृंखला को डैमेज ना करें, आप जो आपका रॉक स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज ना करें, जो लैंडफॉर्म है वो डैमेज ना हो। जी बिल्कुल। कितना हो सकता है, कितना हो पाएगा, ये एक्सपर्ट्स बताएंगे जी। तो हम उस चीज़ पर नहीं कमेंट कर सकते, पर सस्टेनेबल माइनिंग का पर्पज़ यही है कि वो चीज़ें एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना दें। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना दें, और जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि जो लॉ है वो इसको ऐसे अरावलीज को सुरक्षित करने के लिए देख रहा है, पर जो रियल एस्टेट और माइनिंग इंडस्ट्री वो इसको ऐसा मैसिव क्वेरी देख रही है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात करी कि ये जो एक गैप है सोच का, रियलिटी वर्सेस लॉ का, तो ये आई थिंक इट इज़ ओनली बिकॉज what is going to be extracted and be used for commercial purposes from there. Right. देखिए, मैं
आपको अगर बड़ी साधारण शब्दों में एक बात कहूँ, आपकी जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो रियल एस्टेट का बिजनेस हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए आपको कितनी माइनिंग करनी पड़ेगी, आपको इतनी नीड है रियल एस्टेट की, या फिर ये सिर्फ कंपनीज़ के और बिजनेस क्वार्टर्स की एक नीड है जिसके लिए वो चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट माइंड में रखते हुए कि हम उतनी कंस्ट्रक्शन करेंगे, उतना बिजनेस डेवलप करेंगे जिसके लिए हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिएगा, जो कि हम यहाँ से लेंगे। वो अगर आप उन चीज़ों का बैलेंस ट्राई करें तो आप नीड डेवलप कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, आप दिल्ली के आसपास, गुड़गांव में, नोएडा में और आगे चले जाएं, मानेसर तक चले जाएं, कुंडली तक चले जाएं, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या इतनी ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन की? जी बिल्कुल। क्या इतनी ज़रूरत है सेंट्रलाइजेशन की? क्या इतनी ज़रूरत है कि फोकस सारा दिल्ली पे इस तरीके से आए? क्या ज़रूरत नहीं है कि आप डिसेंट्रलाइज करें, कि बिजनेस एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट आपके सेकेंड टियर सिटीज़ में जाएँ, आपकी फैक्ट्रीज डेवलप हों वहाँ पे? तो सारा फोकस आप, और जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको क्यों माइग्रेट करना है? वाई दे शुड बी इनफ्लक्स? यस। तो ये सब चीज़ें, वो नीड क्रिएट की जा रही है कि आप नोएडा में देखिए, अगर आज एक मिडिल क्लास आदमी क्या चाहता है कि मेरी एक इन्वेस्टमेंट हो। आज जितना नोएडा में डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ रहने के लिए भी है और एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। बिल्कुल। तो आप नीड क्रिएट कर रहे हैं और उसका आप बर्डन डाल रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे। आप अगर उन नेचुरल रिसोर्सेज को उस तरीके से जुडिशियसली देखा जाए कि कितनी नीड है एक्चुअली, तो ये एक असेसमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। सो ट्रू। कि रियल एस्टेट के जो आपके डेवलपमेंट लाइसेंस आप दे रहे हैं उनकी भी कितनी ज़रूरत है? क्या वो अनएंडिंग वे में बनते रह सकते हैं? क्योंकि लैंड का भी एक लिमिट तो है ही, लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ये देखना पड़ेगा कि चलिए, होप करते हैं, आई थिंक हमारी सरकार और कोर्ट्स मिलकर एक नीड और कमर्शियल हंगर की बीच में जो लड़ाई है उसमें एक बैलेंस क्रिएट कर सके, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को भी मिल सके। जी बिल्कुल। धनंजय जी, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। ग्लोबली एल साल्वाडोर और कोस्टा रिका जैसी कंट्रीज और ग्रीनलैंड एंड अलास्का जैसे रीजन्स भी अब गोल्ड और सिल्वर की ल्यूक्रेटिव माइनिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं। एसेंशली दे आर चूजिंग लाइफ ओवर प्रॉफिट। तो हमारा देश क्यों पीछे रह रहा है? वाई आर वी मूविंग इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन? Are we waiting for any sort of destruction to push for a new change? देखिए, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि ये एक कलेक्टिव सोच है जो किसी भी देश में या फिर किसी भी समाज में लोग अपने तरीके से सोचते हैं कि हमें कलेक्टिवली कैसे इन चीज़ों को करना है। जी। तो जहाँ पे उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है इन कंट्रीज़ ने जिनका आपने जिक्र किया कि हमें माइनिंग नहीं करनी, दे हैव चोजन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ and long-term use of their natural resources, which they don't want to exploit, obviously. Yes. साथ में इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि क्या इनकी ज़रूरतें उन कंट्रीज़ में क्यों कम हैं और हमारे यहाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं। क्या पॉपुलेशन एक फैक्टर है? इंडिया का पॉपुलेशन इंडेक्स 1950 से अगर आप आज तक देखें, धनंजय जी, पर क्या ये पॉपुलेशन का रीज़न इलीगल माइनिंग को और एक्सेस माइनिंग को जस्टिफाई करने के लिए हो सकता है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। कोई भी परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत सिर्फ एक चेहरा नहीं रख सकती, उसके बहुत चेहरे होते हैं। क्यों वो दिक्कत आई है, क्यों वो परेशानी आई है, उसका ज़रूरी नहीं कि एक चेहरा हो। तो आप आज जैसे हमने बात करी कि रियल एस्टेट सेक्टर में आपको सबको मकान देने हैं, ड्वेलिंग नीड सबकी पूरी करनी है। क्या आपकी ड्वेलिंग नीड एक्चुअली इतनी है, वो एक चीज़ है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, आपकी पॉपुलेशन किस रेट पे बढ़ रही है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनको भी आपको सेटिस्फाई करना है कि आपको इतनी नीड आपको फ्यूचर में आएगी। तो क्या ये भी दूसरा एक चेहरा है किसी परेशानी का? तो उसको आपने चेक करने के लिए कोई आपकी क्या मैकेनिज्म कोई इन प्लेस है? ये बहुत बड़ा इशू है जिसमें एक बहुत सिस्टमैटिक ओवरऑल की या फिर एक डिस्कशन की और सरकारों के लेवल पे एक डिबेट की ज़रूरत है। क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं जो उन चीज़ों को रोकें? पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर है, आपकी एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा फैक्टर है, आपकी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स विच इज़ गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड इन सिटीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन सब चीज़ों को देख के आप तब डिसीजन लें। जिन कंट्रीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहाँ पे परेशानियाँ हैं? क्या वहाँ पे उन लोगों को इन चीज़ों से रोज़ के तौर पे स्ट्रगल करना पड़ता है? क्या वो ये डिसीजन एक बेटर वे में ले सकते हैं जहाँ पे सिर्फ दे कैन चूज़? ऑब्वियसली एनीबडी वुड वांट टू चूज़ गुड एनवायरनमेंट, गुड लाइफ। हम भी चाहते हैं। जो कोर्ट्स का एक बहुत टाइम से जो चलता आ रहा है, धनंजय जी, हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है जी। इसका कोई जवाब नहीं है जी। हमें कहीं से तो इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये शुरुआत ही है। ये क्योंकि जो आप
इसको ऐसे देखिए कि जो 95 में एक रिट पिटीशन हुआ था, आज 2025 तक चल रहा है, तो वो शुरुआत ही है, वो खत्म तो हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल। तो 30 साल तक जो चीज़ चलती रहे वो शुरुआती है, तो ये अंत तो है नहीं इसका, जी। इट इज़ कंटिन्यूइंग। जैसे आपने कहा कि कंटिन्यूअसली कोर्ट्स मॉनिटर कर रहे हैं ऐसे, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको सरकारों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत एक बड़े लेवल पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या इनका कोई और भी रास्ता हो सकता है, इन परेशानियों से निपटने का, इन चैलेंजेस को फेस करने का क्या कोई और भी तरीका हो सकता है। जी बिल्कुल, एक बैलेंस अप्रोच जो है क्या बैलेंस अप्रोच हो सकती है सरकार और कोर्ट्स, बिल्कुल, जहाँ पर हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा सर्वाइवल सोर्स क्रिएट कर सके, बिना अपने आप को और बिना देश को करप्ट किए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच धनंजय जी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। अरावली लाखों साल से हमारी ढाल बनकर खड़े हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बचाने की बारी हमारी है। याद रखिए, अरावली चाहिए या रेगिस्तान, फैसला हमारा है और वक्त बहुत कम बचा है।